हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बच्चों। आज हिंदी क्लास में हम लोग पाठ 23 पढ़ेंगे, ब्लॉक नंबर 23, और इसकी पहली पाठ योजना का नाम है विशिष्ट शब्दों के अर्थ। बच्चों, इसमें आप लोगों को चार्ट पेपर पर 3 बॉक्स या चार्ट पेपर ले लीजिए या नोटबुक, उसमें आपने 3 बॉक्स बनाने हैं। जिसमें पहले बॉक्स में आपने लिखना है हमें पता है, दूसरे में हमने अनुमान लगाया, और तीसरे में लिखें कि हमें नहीं पता है। दूसरे चार्ट पर लिखे गए शब्द होंगे आविष्कार, श्रेष्ठ, ज्वलंत, प्रत्याशा, तोफू, प्रणाली, सेवानिवृत्ति, प्रसंस्कृत, जीवनचर्या, अपेक्षाकृत, डेयरी, विनम्र, नवाचार, जीवन प्रत्याशा, कीर्तिमान, मिलियन, नियमावली, प्रसंस्कृत, परिष्कृत। और एक खाली चार्ट पेपर चाहिए, और एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी, और एक रंगीन कलम यानी कलरफुल पेन। मुख्य शब्द हैं इसमें श्रेणी, शब्दकोश और अनुमानित। अब इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग लेख में आए विशिष्ट शब्दों को छांटकर उनसे अलग अलग वाक्य बना पाएंगे। तो बच्चों, आपने दीर्घायु शब्द सुना है, तो दीर्घायु शब्द में मतलब इसका अर्थ आप लोगों को किस किस को पता है? दीर्घायु का मतलब क्या होता है? हाँ जी, लंबी आयु यानी अधिक आयु। तो फिर आपने इसका अर्थ कैसे निकाला? आपको इसका अर्थ आपने कैसे पता किया? इस अर्थ के बारे में दीर्घ शब्द से अनुमान लगाया गया कि दीर्घ माने होता है लंबा, है ना। तो आज हम कुछ शब्दों को उनके अर्थ और अपनी समझ के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले क्या करना है कि पहले चार्ट पेपर बने, बॉक्स को देखना है, फिर अपने समूह में दिए गए चार्ट पर वैसे ही बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, कि आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे उसको। अब समूह में तो आप बैठ नहीं सकते अभी, तो आपने खुद ही करना है। और जिसमें लिखना है हमें पता है, हमने अनुमान लगाया, और हमें नहीं पता है। दूसरे चार्ट में जो लिखे शब्द हैं उनको पढ़िए, और जिन शब्दों के अर्थ आप जानते हैं तो उसमें हमें पता है बॉक्स में लिख लीजिए, साथ ही उनके अर्थों को भी लिख लीजिए। और जिन शब्दों के अर्थों का आप अनुमान लगा रहे हैं वो आप सेकंड बॉक्स में लिखिए और उनके अर्थ भी लिख लीजिए। फिर तीसरे बॉक्स में आप उन शब्दों को लिखें जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोश की सहायता लें। इन शब्दों के अर्थ ढूंढकर आपको लिखने हैं। आपने दूसरे खाने में जो अनुमानित अर्थ लिखा है उसे भी शब्दकोश में दिए गए अर्थ से मिलाना है कि वो सही है या नहीं, जो आपने अनुमान लगाया था वो सही है। शब्दकोश से देखे गए अर्थ को अलग रंग की कलम से लिखें। प्रत्येक बॉक्स में से एक एक शब्द से वाक्य भी आपने बनाना है। यानी 3 बॉक्स हैं तो 3 बॉक्स में से एक एक वर्ड ले लेंगे, आप शब्द ले लेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये हैं 3 बॉक्स, लेकिन आपने एक ही लाइन में बनाने हैं, इस तरह से नहीं बनाएंगे, एक ही लाइन में बनाएंगे अपने पेज पर। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आपने चार्ट में किन शब्दों को लिखा और उनके क्या क्या अर्थ लिखे। तो इसका उत्तर क्या है? देखिए ऊपर कि आविष्कार यानी नई खोज, सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होना या सेवा मुक्त होना, डेयरी दुग्ध उद्योग, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की संभावना। और इसमें देखिए दूसरा प्रश्न कि सामान्य विश्लेषण में क्या होगा कि हम पाठ में आए विशिष्ट शब्दों को छांटकर अलग अलग श्रेणी में कैसे बांट सकते हैं। शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने से और उनसे वाक्य बनाने से हमें क्या फायदा होता है। तो इसका देखिए दूसरा पॉइंट कि जब हम किसी पाठ में आए शब्दों को देखते हैं तो उसमें से कुछ शब्दों का अर्थ हम आसानी से बता पाते हैं, कुछ शब्दों को हम अनुमान लगाकर समझते हैं, तथा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं और उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम शब्दों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। शब्दों को श्रेणियों में बांटने से हमें नए शब्दों की जानकारी होती है, साथ ही साथ हमारे शब्दकोश में नए शब्द जुड़ते जाते हैं। इनसे वाक्य बनाने से इन शब्दों का अर्थ हमें स्पष्ट
हो जाता है, यानी हमें अर्थ क्लियर हो जाता है, इसका मीनिंग क्लियर हो जाती है। अब इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है कि क्या इन शब्दों को व्याकरणिक श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होगा, व्याकरणिक यानी ग्रामर के रूप में। तो इसमें देखिए कि संज्ञा, इसमें संज्ञा शब्द क्या है, प्रणाली और आविष्कार। विशेषण शब्द कौन से, श्रेष्ठ और विनम्र। यौगिक यानी जो दो शब्दों के जोड़ से बना होता है, यौगिक बोलते हैं उसे। तो सेवानिवृत्ति, जीवनचर्या। और विदेशी शब्द क्या है, टोफू और डेयरी, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से शब्द लिए गए, यानी विदेशी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, वह टोफू और डेयरी। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 23.1 करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 3 के उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप फिर से इनको रीड कर सकते हैं। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लेख का उद्देश्य, जिसमें आप 3 पर्ची लेंगे और एक पर्ची में लिखा होगा उन 3 देशों के नाम लिखने अपने जहाँ के लोग लंबी आयु जीते हैं, और दूसरी पर्ची में होगा जापानी लोगों के दीर्घ जीवन जीने के क्या कारण बताए गए हैं, और तीसरी पर्ची में लिखा होगा कि जापान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसी है। तो और मुख्य शब्द हैं उद्देश्य, गैर ज़रूरी, नज़रअंदाज। ओके, और इस पाठ योजना को पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा, कि आप लोग इसको पढ़कर किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ को सुनकर समझ पाएंगे। तो बच्चों पाठ जापान दीर्घायु लोगों की भूमि में पढ़ने से पहले पहले भाग में दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए। यानी कि जो आपका जहाँ पाठ शुरू हो रहा है वहाँ एक प्रश्न है, तो उसका उत्तर बताना है आपने। तो यह पाठ जापान के लोग किस प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीते हैं इस बारे में होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको चित्र देखकर क्या लग रहा है कि यह पाठ किस पर होगा, या उस प्रश्न को देखकर क्या लगता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि यह पाठ जापान के लोग किस प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीते हैं इस बारे में होगा। तो आज हम पाठ को ध्यान से सुनेंगे और दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है इसमें कि आपने तीनों पर्चियों में जो प्रश्न लिखे गए हैं उनको उन पर्चियों के पीछे ही एक एक अनुच्छेद पढ़ते जाना है। आप पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर उस पर्ची के पीछे ही लिखेंगे जिसमें वो प्रश्न लिखा है। फिर दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर उसी प्रश्न का उत्तर उसके पीछे लिखेंगे, प्रश्न के उत्तर को। तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसका उत्तर आप उस पर्ची के पीछे लिखेंगे। ठीक है, आपने ये करना है। अब इस काम को करने के बाद और इस काम को करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि ध्यान पूर्णतः विषय पर केंद्रित होना चाहिए, आवश्यक जानकारी को नोट करना होगा आपको हर पैराग्राफ की पढ़कर, और अनावश्यक जानकारी पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि जो ज़रूरी नहीं है उस पर ध्यान भी नहीं दोगे आप लोग। अब इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आपने अपनी पर्चियों के पीछे क्या उत्तर लिखे हैं। कुछ विद्यार्थियों को उनके द्वारा लिखे उत्तर बताने के लिए आना होगा आगे, यानी आप अपने उत्तर बताएंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा है। तो इसमें बच्चों आप क्या लिख सकते थे कि पहली पर्ची में कि उन देशों के नाम जहां पर लोग लंबी आयु जीते हैं, हांगकांग, स्पेन, जापान। पर्ची 2 में जापानी लोगों के दीर्घ जीवन जीने के 2 मुख्य कारण हैं, क्या हैं, संतुलित आहार और स्वस्थ खान पान। पर्ची 3 यानी तीसरा जो वाक्य था उसका आंसर, जापान की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, सभी नागरिकों को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। हर पैराग्राफ को पढ़ते समय आपको इस चार्ट में दिए गए जो बिंदु हैं उन पे ध्यान देना होगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी पाठ को सुनने से पूर्व उद्देश्य पता होने से हमें क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे इसका ऊपर है आंसर कि पाठ को सुनने से पूर्व उद्देश्य पता होने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि किस चीज़ पर अधिक ध्यान देना है। हमारा ध्यान उस खास बिंदु पर केंद्रित हो जाता है
जब हमें कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी काम को करने पे लग जाता है। तब हम अपने उद्देश्य के अनुसार उसे सुनते हैं और जानकारी लेते हैं। गैर ज़रूरी जानकारियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बातें उनको हम पाठ को पढ़ते हुए छोड़ देते हैं, उनको नोट नहीं करते। इससे हमारा ध्यान नहीं भटकता और हम उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2 से अधिक अनुच्छेदों को सुनकर आप उसका सार 2-3 वाक्य में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नीचे है कि अनुच्छेदों को सुनते समय हम उनमें आई महत्वपूर्ण बातों को नोट कर सकते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नोट कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे और अपने नोट्स में लिखी मुख्य बातों या जानकारियों के आधार पर हम उन अनुच्छेदों पर का सार, यानी जो भी उसका सार है, निष्कर्ष निकल रहा है, उसको आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोगों को कक्षा कार्य में वर्कबुक में कार्यपत्र 23.2 करना है और गृह कार्य में आपको पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे फिर से उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसमें बिंदु नुमा नोट्स होंगे, यानी हम बिंदुओं की पे पॉइंट वाइज लिखेंगे नोट्स को। तो इसमें जो आपके मुख्य शब्द हैं बिंदु, संतुलित, सेवा प्रणाली, उपशीर्षक। इस पाठ योजना को पढ़ने का उद्देश्य है कि आप लोग इसे पढ़कर लेख का सार करने के लिए बिंदु नुमा नोट्स लिख पाएंगे, यानी पॉइंट्स में लिख पाएंगे। जैसे अपनी उत्तर पुस्तिका में 3 ऐसे बिंदु लिखने हैं आपको जो आपको इस पाठ में रोचक लगे हों। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस पाठ में से आपने वो 3 बिंदु लिखने हैं जो आपको रोचक लगे हों, तो आप कौन कौन से लिखोगे? कौन कौन से लिख सकते हैं कि जापान के लोग संतुलित आहार लेते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत अच्छी है, सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ के लोगों के कार्य करने का तरीका अलग है ना। मेन जो पॉइंट होंगे उनको ले लेंगे हम लोग। तो आज हम लेख का सार करने के लिए बिंदु नुमा नोट्स तैयार करना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पाठ जापान दीर्घायु लोगों की भूमि में जापानी जितना दिखते हैं क्या वे वाकई उतने खुश हैं, अनुच्छेद का सार लिखना है। इसके लिए अपने साथी के साथ पहले उस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ें, उन 4 बातों को रेखांकित करें जिनसे पता चल रहा है कि जापान के लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। उन वाक्यों या शब्दों पर गोला लगाइए जिनसे आपको इस अनुच्छेद के सार लेखन में मदद मिलेगी, जैसे जापान के लोगों का कार्य करने का तरीका, संसाधनों का उपयोग। इसके लिए हम इस तरह से चार्ट की मदद ले सकते हैं बिंदुनुमा नोट्स के लिए कि कैसे अलग अलग बात अलग अलग पंक्ति में लिखेंगे और कम शब्दों में लिखेंगे। और दूसरा क्यों, कि बेहतर समझ के साथ लिखना है हमने और पुनरावृत्ति में सहायक होगा, यानी पुनरावृत्ति यानी दोबारा से उसको पढ़ने में, ठीक है, रिवाइज करने में। बच्चों इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है पहला वो ये है कि आपने किन वाक्यों को रेखांकित किया और किन शब्दों पर गोला लगाया। हर एक जोड़े में से एक एक विद्यार्थी को बताने के लिए आना है आगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए, इसमें आंसर है कि रेखांकित किए गए वाक्य जापान में काम और जीवन के बीच संतुलन का ना होना, काम ही काम और मनोरंजन नहीं, वहाँ काम ही काम ज़्यादा रहता है, लंबे समय तक काम करने के कारण परिवार और मित्रों के संग वक्त ना बिता पाना, देर तक काम करने के बावजूद अतिरिक्त पैसा ना मिलना। गोला लगाए गए शब्द और वाक्यांश हैं अवसाद और तनाव, कम पैसा, तमाम संसाधन, शारीरिक अभ्यास का समय न मिलना। तो इसमें दूसरा प्रश्न है कि हम किसी जानकारी का सार बिंदुओं के रूप में कैसे कर सकते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट, पहले हम पाठ को पढ़कर उसके मुख्य विषय को समझ लेते हैं, उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को रेखांकित करते हैं, फिर उन जानकारियों को कम शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, अलग अलग उपशीर्षक से अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं, उपशीर्षक लिखकर उसके नीचे उससे जुड़े बिंदु लिखे जाते हैं,
अलग अलग बातों को साथ नहीं मिलाते बल्कि अलग अलग बिंदु बनाकर उसे लिखते हैं। हर बिंदु अलग अलग पंक्ति में लिखा जाता है और कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जापान के लोगों के खुश ना रहने के कारण, ज़्यादा देर तक काम करना, कार्य के मुताबिक पैसे न मिलना, जीवन और काम के बीच संतुलन का ना होना आदि। इस प्रकार से बिंदुनुमा नोट्स बनाने से विषय के बारे में स्पष्ट समझ बनती है और बाद में पुनरावृत्ति में भी आसानी होती है, यानी रिवाइज करने में भी आसानी होती है। अब जो तीसरा प्रश्न है वह यह है, क्या सार लिखते समय आपको अपने विचार और राय उसमें जोड़ने चाहिए? कारण सहित बताना है आपने कि आप किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी पाठ का सार लिख रहे हैं तो क्या अपनी राय दे सकते हैं उस बीच में? नहीं। ये लास्ट में देखिए इसका आंसर कि किसी लेख का सार करके मूल भाव को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। ठीक है ना, किसी भी लेख का अगर हमें सार करना तो उसका मूल भाव हमको केंद्र में रखना होता है, सेंटर में, उसी के आधार पर हम नोट्स लिखते हैं, है ना। यदि हम उसमें अपनी राय शामिल करेंगे तो लेख का मूल भाव प्रभावित हो सकता है, यानी वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना वो बन सकता था। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में वर्कबुक में कार्यपत्र 23.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्यपुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 8 के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। यानी यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस वाक्य दिए जाएंगे तो आप लोगों को उनके साथ मिलान करना है, उनके वाक्य भेदों के अनुसार कि कौन सा भेद है इस वाक्य का। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, मैंने सीखा जो चार्ट है वो पूरा करना है। हरे रंग की अलग अलग पर्चियों में लिखे 8 वाक्य होंगे, जैसे मैंने आज नाश्ता नहीं किया, रॉकी फुटबॉल खेल रहा है, तुम सामान खरीदने के लिए घर से कब निकलोगे, नया साल मुबारक हो, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, संभवतः वह घर पहुंच गया होगा, उफ आज कितनी गर्मी है। और दूसरे पीले रंग की पर्चियों में क्या होंगे? नाम होंगे वाक्यों के। कौन सा भेद है? विधानवाचक वाक्य का सामान्य रूप, यानी जब सिंपल सेंटेंस होता है। आज्ञावाचक में आज्ञा का भाव होगा, प्रश्नवाचक में किसी प्रश्न का पूछना होगा, निषेधवाचक में किसी काम के लिए मना करना होगा, विस्मय आदि बोधक में आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने के लिए, संदेहवाचक में किसी काम के होने या न होने का संदेह हो, इच्छावाचक में इच्छा या शुभकामना का भाव, संकेतवाचक में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। ये आपके नाम हो गए, वाक्यों के भेद हो गए। अब क्या है मुख्य शब्द? निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि बोधक, ये आपके मुख्य शब्द हो गए। अब इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है कि पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझ पाएंगे, यानी आप बता पाएंगे कि कौन सा भेद है वाक्य का। इस ब्लॉक में आपने क्या किया है? पाठ में आए कुछ नए और विशेष शब्दों के अर्थ, लेख का उद्देश्य समझना और बिंदुनुमा नोट्स बनाना सीखा है ना। अब आप ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लिखे जाएंगे, इनका मिलान होगा सेंटेंस के साथ। ठीक है, जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा वो विधानवाचक होगा, जहाँ पे नहीं आ गया, मत आ गया, वो क्या होगा? निषेधवाचक। आज्ञावाचक, यहाँ पे कोई आज्ञा दी जा रही होगी, आदेश दिया जा रहा होगा, ऑर्डर दिया जा रहा होगा ना। इच्छावाचक में जो हम चाहते होते हैं, जैसे आपका यात्रा आपकी मंगलमय हो या नया साल मुबारक हो, कोई भी हम शुभकामना देते हैं। संकेतवाचक में यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, यानी ये संकेत है, एक काम का दूसरे पे निर्भर होना है। और संदेहवाचक में संभवतः वह घर पहुंच गया होगा, जहां बात कोई कंफर्म नहीं होती। विस्मय आदि बोधक में आपको पता है यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होगा, कोई शब्द होगा, भाव प्रकट हो रहे होंगे। प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि तुम घर से कब निकलोगे। तो आपने इस तरह से इन वाक्य भेदों का मिलान करना है। बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न है कि वाक्य क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे उत्तर लिखा होगा सामने आपके, कि नीचे देखिए सबसे,
सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। यानी जिन शब्दों के अर्थ होते हैं अगर उनको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए तो उनका जो ग्रुप बनेगा वही क्या कहलाएगा, वाक्य। जैसे कोयल की आवाज़ मधुर है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर, यानी उसको लिखा कैसे गया है और उसका अर्थ क्या बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर आपने समझाना है। ये मैंने पहले भी समझा दिया है, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में क्रिया का सामान्य रूप दिखाई देता है वह विधानवाचक वाक्य होता है, जैसे रोशनी पढ़ाई कर रही है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेधवाचक शब्द न, नहीं, मत आ जाते हैं वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं, जैसे रेहान मुंबई नहीं जाएगा। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा आदेश या आदेश का भाव हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे पहले आप बैठ जाइए, आज्ञा दी जा रही है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा या कामना का भाव आए वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, जैसे अगर धूप निकलेगी तभी कपड़े सूखेंगे। तो यानी कपड़ों का सूखना किस पे निर्भर है, धूप के निकलने पर। ओके। अब देखिए संदेहवाचक वाक्य, किसी वाक्य में कार्य के होने का संदेह हो, जैसे हो सकता है कि कल रोनित घर पर आए कह रहे हैं कि हो भी सकता है कि ना भी आए, तो ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए संदेहवाचक है। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख या आश्चर्य का भाव हो, जैसे अरे वाह आज मौसम कितना सुहाना है। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हों, जैसे बाहर जो आदमी खड़ा है वह कौन है। ओके। तो ये हमारे वाक्य के भेद हैं, जो कितने हैं, 8। अब ये जो आपका प्रश्न है कि आसमान को देखकर लग रहा है कि शायद आज बारिश नहीं होगी, यह धारणा अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है और क्यों। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ शंका है ना, कि आसमान को देखकर लग रहा है शायद और शायद भी आ गया, फिर तो कंफर्म ही हो जाता है कि ये कौन सा है। यह उदाहरण संदेहवाचक वाक्य का है, क्योंकि इसमें शंका या संदेह की बात की गई है, इसमें संभावना बताई जा रही है। शायद शब्द आ गया है इसलिए यहाँ पे संदेह है। तो बच्चों इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में मैंने सीखा चार्ट को पूर्ण करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4, 5, 6 के उत्तर लिखेंगे। ठीक है। और इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। थैंक यू।